दिया गया है, परंतु 9-10 का सिलेबस नहीं है। सीबीएसई या अन्य बोर्ड में कक्षा 2 से ही कंप्यूटर की कक्षा बच्चों को दी जा रही है। ग्रामीण परिवेश में बच्चों में मुख्य विषयों को लेकर काफी सजगता देखी जाती है, परंतु बिहार बोर्ड में कंप्यूटर मुख्य विषय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर इतनी सजगता नहीं देखने को मिल रही। मासिक अथवा सावधिक परीक्षाओं में भी कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा को शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण विद्यार्थियों में कंप्यूटर विज्ञान विषय को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती। विभाग इस संबंध में क्या राय है? देखिए, कंप्यूटर की इस बार पहली बार हम लोग बुक छाप रहे हैं और एक ही बुक है, मतलब वो वर्गवार किताब नहीं छाप रहे हैं इस बार पहली बार, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि क्योंकि हम लोग पिछले सालों में कंप्यूटर का किताब नहीं छापे हैं, तो एक ही किताब 6, 7, 8, 9, 10 के लिए एक ही किताब छापे हैं और हमने 6, 7, 8, तो ये हम लोगों का है कि जो 6, 7, 8 है, इनको नए सिरे से कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाए और एक कंसोलिडेटेड बुक है जिसमें अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, सबका मिश्रण है। और ये एक तरीके से इसको मतलब ब्रिज कोर्स की तरह है कि जो बच्चे छूट गए होंगे या कंप्यूटर ज्ञान से अछूते रह गए होंगे, तो 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं वो सब एक साथ एक ही स्तर का कंप्यूटर ज्ञान ले। तो इस साल से हम लोगों ने शुरू किया और धीरे धीरे इसको अब हम नीचे लाएंगे, मतलब 6 है, फिर 5 है, 4 है, तो ये धीरे धीरे लाएंगे। लेकिन अचानक अब हम, क्योंकि ये 6, 7, 8 वाले तो बच्चे छूट गए बहुत साल से, तो पहले इनका ब्रिज हम करेंगे और फिर नीचे नीचे लाएंगे। तो इसको इस साल से हम लोग कंप्यूटर ज्ञान पे विशेष ध्यान हमको ये है कि हर बच्चा जो 8वीं तक पहुंचे उसको कंप्यूटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो जूनियर क्लासेस में ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे, बट अभी वो स्थिति नहीं है और उसमें राशि भी लगेगी। अगर आप प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर लाने की बात है तो आपको हो सकता है टैब यूज़ करना पड़ेगा और बच्चों को टैब के माध्यम से कुछ सिखाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे ये काम करेंगे। बट अभी हम लोग 6, 7, 8 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग इसका भी एक रोड मैप बनाएंगे कि 5वां क्लास कैसे करें, 4था क्लास कैसे करें। और मैं ये आश्वस्त करूंगा कि जो स्तर का कंप्यूटर ज्ञान है सब जगह, हम लोग 6, 7, 8 में उसको कंप्लीटली, मतलब वो ब्रिज कोर्स से हम पूरा कर देंगे। थैंक यू सर। एक अभिषेक राज है, प्राथमिक विद्यालय ध्रुवपट्टी धलाड़ मधेपुरा से। ये सर आधार सीडिंग पे सवाल है कि सर बच्चों की नया आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया जटिल है, जिसमें कागजात में जन्म प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। बहुत सारे बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। इसके वैकल्पिक में माता पिता या स्कूल के कोई कागजात का विकल्प दिया जाना चाहिए ताकि इस शिक्षा कोष पर प्रविष्ट हो सके और सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ से वंचित। देखिए, मेरा विचार ये है कि आधार कार्ड तो सभी बच्चों को होना चाहिए और किसी समस्या का समाधान उसके आउटकम को परिवर्तन करना नहीं चाहिए। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो कोशिश ये है कि जन्म प्रमाण पत्र बने। और सरकार का भी नियम है, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ का भी नियम है कि समय पर जन्म प्रमाण पत्र। हम लोग इस बात पर लगे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र जल्दी बने और सही रूप से बन जाए, ताकि बच्चे को बाद में शैक्षणिक कार्यों में बिल्कुल कठिनाई नहीं तो हेडमास्टर या कोई भी स्कूल में, जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता था कि बच्चा आया तो हेडमास्टर या जो भी एडमिशन लेते हैं तो अपना जो भी अनुमानित जन्म बर्थ डेट लगा देता था। ये व्यवस्था अब परिवर्तित होनी चाहिए और हम लोग इस बात पर लगे हैं कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सही रूप से बने और जल्दी बने। हम लोग जिला पदाधिकारियों से लगातार मीटिंग करते रहे हैं और उनको यह सुनिश्चित करने के लिए कहे हैं कि सभी बच्चे जितने भी बिना आधार के इनरोल्ड हैं, अभी बिना आधार के भी इनरोल्ड हैं, उनका जल्दी से जल्दी उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाकर उनको आधार इशू कराएगा। और मेरा विचार है कि जितने भी विदाउट आधार इनरोल्ड बच्चे हैं, ये अगले इस नवंबर और दिसंबर में, मतलब आपका आधार हम लोग बनवा लेंगे। तो हम लोगों ने छूट दी थी कि बिना आधार भी आप एनरोल हो जाइए। शुक्रिया सर। ये एक पूजा बोस है, प्राथमिक विद्यालय जनक पाठ कुल्ला खास कस्बा पूर्णिया, जिला पूर्णिया से। ये कह रही हैं कि क्या शिक्षकों द्वारा बच्चों को डायरी में कुशल पूर्वक होमवर्क दिया जा रहा है
मुझे लगता है कि सभी शिक्षकों को बच्चों की डायरी में कुशल पूर्वक होमवर्क देने के लिए एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हम लोग दो चीज पर प्रशिक्षण देने की कोशिश में हैं। एक तो एफएलएन किट का है जिसका, और दूसरा है कि ये डायरी का है। तो ये हम लोग ब्रॉडकास्ट मोड में यूट्यूब के माध्यम से सभी को एक बार फिर से प्रशिक्षण देंगे कि डायरी कैसे लिखी जाती है, क्या अपेक्षा है पेरेंट्स के। और इस डायरी को लेके आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में बैठना है। जो पेरेंट टीचर मीटिंग है, देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग ऐसा नहीं है कि आए बैठे सब लोग अपना स्वागत हुआ फिर विदाई हो गई, नहीं, उसमें ये सब बात होनी है कि कॉपियां बच्चे के पास कितनी हैं, बच्चा समय पे कॉपी लाता है नहीं लाता है, उसका डायरी में क्या स्थिति है, डायरी में उसका होमवर्क जो लिखा गया था क्या वो डायरी का होमवर्क कंप्लीट किया नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पेरेंट टीचर मीटिंग में है। और टीचर्स को ये हर हर ये जो दिन है, शाम को हमारे भी टीचर्स लिखते थे, ब्लैक बोर्ड पे होमवर्क लिखते थे, सब बच्चे अपना होमवर्क कॉपी करते थे, टीचर नहीं लिखते थे। टीचर को केवल इतना ही है कि ब्लैक बोर्ड में आज ये 5 सवाल करके आइए। अब बच्चा घर जाता था, 5 सवाल अगले दिन करके आता था। तो ये टीचर्स के लिए तो कोई इशू नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा सकता है और डायरी में बच्चे अपने नोट करेंगे, और इससे बच्चे कम से कम प्रश्न नोट करना भी सीखते हैं। और पेरेंट्स देखेंगे कि भाई आज बच्चा क्या होमवर्क लिख के लाया है, और अगले दिन लेके जाएगा। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग इसका गहन रूप से अब करने की कोशिश में है। ये देखिए 2-3 चीज़ें हैं ये, एक तो होमवर्क वाला है, क्लास वर्क तो क्लास में ही होता है, दूसरा है कॉपियाँ के बारे में, और फिर एफएलएन किट है। एफएलएन किट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इशू है जो अभी भी मतलब जिस उद्देश्य से हम लोगों ने जो दिया है स्कूलों में, वो अभी भी इशू है उसमें। ये उसी से लगता हुआ लगभग सवाल है ये। कुमकुम कुमारी शिक्षिका मध्य विद्यालय बांक जमालपुर से पूछ रहे हैं, बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए विद्यालय को विगत कुछ वर्षों से तरह तरह की उपयोगी शैक्षिक गतिविधियों संबंधित उपकरण यथा एफएलएन किट, बाल उपयोगी पुस्तकें, खेल सामग्री आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है, परंतु विद्यालय में इन सामग्रियों को रखने व उचित प्रयोग हेतु स्थान नहीं होने के कारण इन सामग्रियों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जो चिंता का विषय है। कृपया इस ओर पर्याप्त ध्यान देखिए दिया जाए। रखने का तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ जिस स्कूल में भी गया हूँ तो एक ब्राउन कार्टून का बॉक्स रहता है और उसमें भरा रहता है, और तरह तरह के एफएलएन किट हैं, और ऐसा लगता है कि किसी ने उसको छुआ नहीं। और जब जब मैंने हेडमास्टर से पूछा कि इस एफएलएन किट को आपने इस्तेमाल किया, सर अभी जस्ट इस्तेमाल किया रख दिया, बस सबका एक ही तरह का जवाब है कि सर अभी जस्ट इस्तेमाल किया रखा हुआ है। लेकिन मेरी जानकारी में उसको देखने से लगता है कि अभी तक उसका पैक भी नहीं खुला, और सभी प्रकार के उसमें बहुत सारे किट हैं, बहुत सारे प्रकार के किट हैं। और मतलब अगर उस किट का प्रयोग करें तो बच्चे को एक तो रुचि आएगी, और एक तो उसको लगेगा कि अच्छा ये ऐसे भी सीखा जा सकता है। देखिए हर चीज किताब से नहीं सीखा जा सकता, ये किट उसको लर्निंग एड है के रूप में है, और लर्निंग एड के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। तो इसका एक हम लोग एक ऑनलाइन सेशन रखेंगे सभी टीचर्स का कि भाई आप कैसे, और ये बहुत बड़ी संख्या में टीचर हैं तो हम लोग चाहेंगे कि जिला वाइज इसका ऑनलाइन सेशन रखेंगे कि एफएलएन किट का कैसे प्रयोग किया जाए। और रखने का कोई इशू नहीं, बड़े से कार्टून में है, आप देखिएगा हर हर विद्यालय में हेडमास्टर के कमरे में या स्टोर में एक कार्टून के डब्बे में पूरा भरा हुआ है। तो हमको लगता है साल साल आता रहा और भरता रहा। और तो इस बार कम से कम हम लोग नवंबर दिसंबर में यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्कूल एफएलएन किट का प्रयोग करते हुए वीडियो डालेंगे, वीडियो भेजेंगे और इसका सदुपयोग करेंगे। धर्मेंद्र कुमार सिंह ये टीजीटी शिक्षक हैं। ई शिक्षा कोष द्वारा बनाए जाने वाले उपस्थिति को मानवीय बनाया जाए, जैसे 1 महीना में 6 दिन तक 10 बजे तक नहीं आने वाले को निर्दोष गलती मानकर माफ किया जाए, और 6 दिन अगर नहीं आता है तो उसके बाद हर एक दिन के लिए 1/4 आकस्मिक अवकाश काटा जाए। देखिए हमारे सामान्य प्रशासन में बायोमेट्रिक का गाइडलाइंस इशू है जी, तो हमको लगता है कि लोगों ने उसको देखा नहीं है, हम लोग फिर उसको रिट्रीट करते हैं। उसमें है जी, मानवीय ही है, अगर जी, हल्का सा आप लेट आ जाते हैं तो कितना लेट आ सकते हैं, कितने दिन तक आ सकते हैं, तो जी है सर, उसका, जी, तो उसको हम लोग ठीक कर देंगे। ठीक है मैं सर। लगता किसी ने वो सामान्य प्रशासन का गाइडलाइंस नहीं पढ़ा है,
हम उसको फिर रिट्रीट कर देंगे। हमारे सरकारी कर्मचारी तो बायोमेट्रिक लगाते ही हैं जी सर। और बहुत पहले से ही लगाते रहे हैं, तो एक है उसका गाइडलाइन। और मेरे ख्याल से जो बायोमेट्रिक का जो ऑर्डर इशूड है जी। उसमें ये अंकित है, अच्छा। सामान्य प्रशासन का ये लागू रहेगा, तो हम फिर उस सबको जानकारी दे देंगे। थैंक यू सर। ये एक शैलेश कुमार हैं, पीएस हुसैन चक मसौढ़ी से है, पटना से ही हैं सर। ये इनका सवाल है कि शिक्षकों को शिक्षक वाला सम्मान क्यों नहीं मिलता है, क्यों शिक्षकों को कई वर्ग में बांट दिया गया है। हमारा विचार है कि शिक्षक का एक संवर्ग होना चाहिए, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सरकार को अधिक सफलता मिलेगी। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में अगर मेरे ही डिपार्टमेंट में देखें, आईएएस हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग भी हैं, बिल्कुल। उसका शिक्षा सेवा के लोग भी हैं, और अन्य वित्त सेवा के लोग भी हैं, और भारत सरकार से बहुत सारे प्रतिनिधि सेवा के। तो कभी भी हम लोग काम करते हैं ना, तो ये सब दिखते नहीं कि फलाना प्रशासनिक सेवा का है, फलाना प्रशासनिक सेवा का है, फलाना शिक्षा सेवा का है। देखिए, सबका एक उद्देश्य है कि शिक्षा विभाग को संचालित करना। उसी तरह मेरा विचार यह है कि ये सब भेदभाव जो है ना, ये कागजी भेदभाव है। मतलब ये कागज पे है कि आपका ये फलाना सेवा है, मेरी जानकारी में सबका स्केल एक ही है जी। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपका होना चाहिए कि आप बैठे, आपका मूल जो उद्देश्य है कि बच्चे को पढ़ाना है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप क्यों नहीं देखना चाहते हैं कि ये फलाना शिक्षक है तो फलाना शिक्षक है। तो ये सब कागजी जो भेदभाव है ना, ये आप भूल जाइए। क्योंकि मैं अगर कार्यालय में यही सब भेदभाव करने लग जाऊं कि ये बिहार प्रशासनिक सेवा का है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का है, ये वित्त सेवा का है या अन्य सेवा का है, तब तो रोज झगड़ा होने लग जाए। बिल्कुल सर। और रोज एक दूसरे से लड़ने लग जाएं। ठीक है, कोई सबका मूल उद्देश्य है शिक्षा में सुधार लाना और शिक्षकों और बच्चों को पढ़ाना। इसलिए आप यह भूल जाइए। अभी एक हेडमास्टर भी